ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और इस वक्त जो बिहार की राजनीति में जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, वो ये है कि पवन सिंह की बीजेपी में री एंट्री हो गई है। तो आज हमारे साथ बाबा जुड़े हैं, हम उनसे इस खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको इस खबर के बारे में डिटेल दे देते हैं ताकि आपको समझ आ सके। देखिए, भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में री एंट्री वैसे समय में हुई जब बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। वो चुनाव लड़ेंगे, इसी मकसद से उन्होंने दोबारा से कमल थामा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पावर स्टार की नजर शाहबाद क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों पर है। वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने कुछ सहयोगियों को भी सीट दिलवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह पहले भी बीजेपी में थे, फिर लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने टिकट नहीं लिया और निर्दलीय जैसे चुनाव लड़ने चले गए। उस समय बीजेपी को थोड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा, सबसे बड़ा और पहला सवाल इस वक्त जो सबके मन में और मेरे मन में भी चल रहा है, यही कि आखिर पवन सिंह किस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बार, जो 3 सीटों की चर्चा हो रही है। देखिए शिवांगी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर पवन सिंह की जरूरत क्यों पड़ रही है एनडीए गठबंधन को। ये सबसे जी बड़ा सवाल है और इस सवाल को जब आप ढूंढने निकलिएगा जी। तो आपको सीधे जाना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ। हाँ जी। लोकसभा चुनाव में वैसे तो हार जीत होती ही रहती है और चुनाव इसी के लिए होता ही है कि कोई जीते कोई हारे। जी लेकिन जो पिछले बार हमने देखा कि इतना सब कुछ होने के बाद राम जी। मंदिर का रामलला का मंदिर का पट खुलने हाँ के जी। बाद हाँ भी, जी। पूजा होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद कहा यह जा रहा था कि राम मंदिर भाजपा के एजेंडे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। जी रामलला के आने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन बेहतर नहीं होता हो तो निश्चित रूप से उसके कारण खोजे जाएंगे। और कारण खोजने जब आप निकलिएगा तो जी। सिर्फ यही मत आइए, आप 2024 ही मत देखिए, 2024 से थोड़ा पीछे अगर जाइएगा आप तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या फिर एक छोटी सी गलती कहा जाए, जी। वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से होती आ रही है। नीतीश कुमार भी इन चीजों पर शायद पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाए या फिर वो समीकरण नहीं गढ़ पाए। 2020 में भी आप देख लीजिए तो शाहबाद का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जी। जहां 22 सीटें हैं और 22 में से 20 सीटों पे हार मिली थी एनडीए गठबंधन को 2020 में। हाँ जी। हालांकि 2019 में आपको याद होगा कि 40 में से 39 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर 2020 में उस क्षेत्र जी। में हार जाती है जिसको गढ़ कहा जाता है, जी बाबा। तो निश्चित रूप से चिंता का कारण होगा ही होगा। और बिल्कुल। इसी चिंता के कारण को खोजते खोजते जब 2024 में पूरा दावा किया जा रहा था 400 सीट जीतने का, उसमें बिहार एक ऐसा राज्य था जिसने उनकी जीती हुई सीटें ही कम कर दी। जी। 9 सीटें उनको और गंवानी पड़ी 2024 के चुनाव में, जो 2019 में जीत करके आए थे। इसमें हाँ जी बाबा। सबसे बड़ा जो कारण बना वो था मगध और शाहबाद का क्षेत्र। अगर हम्म। मगध शाहबाद के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की 7 सीटें हार करके पिछड़ गई थी। अगर ये 7 सीटें जीत जाती तो उसका आंकड़ा लगभग उसके नजदीक पहुंच जाता और इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी पड़ता। ये अंतिम चरण का चुनाव था और अंतिम चरण के चुनाव में जो परिस्थितियां बनी वो सभी को पता है। चुनाव जी हारने बाबा। के बाद जो बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी वो सबको याद होंगी। आज भी उपेंद्र कुशवाहा उन बातों को रिपीट भी करते हैं और स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि यदि एनडीए गठबंधन सही ढंग से फैसला नहीं ले पाया और सामंजस्य नहीं बिठा पाया तो निश्चित रूप से उसका घाटा इस बार 2025 में भी भुगतना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। इस जी। बीच मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। पहली बात ये कि आपने देखा होगा 2024 चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से मायूस हुए थे, उनकी मायूसी को दूर करने और उनके वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये सबको पता है। इसको एनडीए गठबंधन का भी फैसला मान सकती हैं आप, हाँ क्योंकि जी। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सीट दे दी। जी राज्यसभा उपेंद्र के कुशवाहा। मेंबर हैं आज के डेट में उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन वो हार और हार के कारण निश्चित रूप से रोज वो अपने सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के साथ बातचीत में या फिर हम लोगों से जो बातचीत होती है उनमें भी बार बार वो रिपीट करते हैं कि हमारी हार का कारण था हमारा सामंजस्य नहीं बिठाना। और उसमें जी। सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो वो थे पवन वो सिंह। पवन सिंह जी। आपको पवन सिंह के बारे में पता होगा
आपको पता होगा कि देखिए बिहार की जनता स्टारडम को खूब अच्छी तरह से भुनाती हाँ भी है जी, हाँ जी, और बिल्कुल। उसके तरफ देखती भी है। जी, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने का, हालांकि पवन सिंह ने अगर देखा जाए तो जिस तरह का फैसला लिया वो फैसला भारतीय जनता पार्टी रोक भी सकती थी। पवन सिंह को पहले आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, सीट का भी अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन पवन जी, सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और यहां तक कि उन्होंने भाजपा को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया, काराकट से चुनाव लड़े। हाँ जी, और इससे भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना बिल्कुल, पड़ा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। काराकट से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और आप समझिए कि जो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ के समीकरण में फिट बैठते हैं, 2014 में वहाँ से चुनाव जीत करके आए, मंत्री बने, उन्होंने जी, उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। उसके बावजूद भी यदि वो चुनाव हार जाते हैं, तो निश्चित हुँ। रूप से इसके कारण खोजे जानेंगे और बाबा कारण जब खोजने जी, निकलिएगा, तो आपको पवन सिंह सबसे बड़ा फैक्टर नज़र आएँगे। राजपूत समाज से आते हैं और हाँ इस जी, क्षेत्र में काराकट में राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है। आप कोई जी। सवाल पूछ रही थी? बाबा उपेंद्र कुशवाहा का आप बात कर रहे हैं, वो बहुत दुखी हुए थे और पवन सिंह की वजह से उनका वोट कटा था उस वक़्त। तो देखिए, अभी इनकी मुलाकात जो हुई है और इसमें वो बयान भी देने से बच रहे हैं, तो क्या इनकी मुलाकात जो हुई है अभी, उससे वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं? खुश भी है या नहीं? उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए अब आप समझिए, एक सामान्य सी बात समझिए कि हाँ आपको जी, तैरना नहीं आता है जी। और अचानक पानी में आपकी नाव डूब जाती है, तो आप क्या हुँ, करेंगी? आपको जो मिलेगा उसी को पकड़ करके चाहेंगे कि किनारे उतर जाएँ। जी। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति और एनडीए की स्थिति ये हो गई है कि मैंने 3 उदाहरण आपको दिए। हुँ, मैंने हुँ। आपको 2020 का उदाहरण दिया, 2024 का उदाहरण दिया और 2024 के बाद जो आपने देखा होगा कि उपचुनाव हुआ था, हाँ जी, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद इन सभी जी, क्षेत्रों में 4 सीटें खाली हुई थी, मगध और शाहाबाद की। इन चारों सीट पर जीत दर्ज किया था एनडीए गठबंधन ने। जी। तो क्यों जीत दर्ज किया था? एक झटका लगा था और झटका के बाद आप अक्सर जानती हैं कि हारने वाले को जीतने की का चांस ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल में वो रहता है जो जीत करके आता है, क्योंकि उसको अपनी सीट भी बचानी है और जी अपनी बाबा, प्रतिष्ठा भी। लेकिन हारने वाले के पास जीतने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। वो बिल्कुल थोड़ा-सा सही। मेहनत कर दे तो वो जीत सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसी बात का ज़िक्र किया था और अब आपको बता दें कि पवन सिंह की मुलाकात जब अमित शाह से होती है, तो सिर्फ़ अमित हुँ, शाह से ही मुलाकात नहीं होती है। उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से भी होती है और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के समय 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ होते हैं। जी, एक तो विनोद तावड़े और दूसरा ऋतुराज सिन्हा। जी युवा सर। हैं, एनर्जेटिक हैं और पार्टी के एकमात्र केंद्रीय जो कमिटी है, उस कमिटी में सदस्य हैं ऋतुराज सिन्हा। राष्ट्रीय सचिव हैं। जी, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि इसके मायने क्या निकाले जाए। आपने कहा कि मुलाकात के बाद बयानों से थोड़ा-थोड़ा किनारा किया जा रहा है। लेकिन हाँ, वो उपेंद्र सही कुशवाहा तरीके ने से बयान नहीं दे जी, पा रहे थे इस उपेंद्र बारे में। कुशवाहा ने जो बातें कही है, उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर पवन सिंह एनडीए गठबंधन में वापसी करते हैं, आते हैं, तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें जी, बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है, जिस ट्विस्ट की चर्चा मैं लास्ट में करूँगा जी, कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। जी, पहला तो ये कि जैसे ही 2024 का चुनाव समाप्त हुआ था, 6 महीने के बाद आपने सुना भी होगा और हमने उन खबरों को बड़ी प्राथमिकता के साथ दिखाया भी था जी बाबा। कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जा करके मिली थी उपेंद्र कुशवाहा से। उनकी मुलाकात हुई थी और ये हाँ चर्चा जी, जबरदस्त थी कि ज्योति सिंह आने वाले चुनाव में आरएलएम की उम्मीदवार बनेंगी। लेकिन अचानक से इसमें पवन सिंह की एंट्री होती है। पवन सिंह पहले जाते हैं, मिलते हैं जाकर के अमित शाह से और उसके बाद उनकी मुलाकात होती है उपेंद्र कुशवाहा से। इस मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आता है और वो भी कहाँ आता है, काराकट क्षेत्र में आते हैं, अपने क्षेत्र में आते हैं और वहां आकर के वो बयान देते हैं कि उनके आने से एनडीए गठबंधन को फायदा मिलेगा। अब इसको आप ऐसे देख सकती हैं कि जिन सीटों की, जिन बातों की चर्चा हो रही है, उन जी, बातों की चर्चा में उपेंद्र कुशवाहा का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उपेंद्र कुशवाहा का अचानक से ग्राफ बढ़ा कि उनको राज्यसभा भेजा गया। उसके बाद कई ऐसी सभाएं हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब तक 7 से 8 सभाएं हो चुकी हैं जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है और बिहार के चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं। इन सभाओं में आपने देखा होगा कि शुरुआती क्षण में उपेंद्र कुशवाहा मंच पे सबसे किनारे बैठा करते थे। कई बार तो प्रधानमंत्री उन तक पहुंच भी नहीं पाए और जी, कार्यक्रम समाप्त हो गया।
हाँ जी। हम लोगों ने इन खबरों को भी बड़ी बड़ी प्राथमिकता से दिखाया था कि एनडीए के घटक दलों में किसकी क्या पोजीशन है। लेकिन जी, उसके बाद अचानक से प्रधानमंत्री ने सबको छोड़ करके और उपेंद्र कुशवाहा को मंच पे आपने देखा होगा ज्यादा तरजीह देना शुरू कर दिया। जी, इसमें जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि आप जिन क्षेत्रों की चर्चा कर रही हैं, खास करके मगध और शाहाबाद की, इसमें राजपूत समाज और कुशवाहा समाज, ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनकी भूमिका चुनाव में जीत हार के लिए एक बड़ी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चर्चा हम कर रहे हैं 7 विधानसभा हारने की, जी इसमें बाबा। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जो गढ़ कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी का। हाँ जी। जैसे आप बात कर सकती हैं सबसे पहले औरंगाबाद की, जिसको जी, चित्तौड़गढ़, राजपूतों का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था। जी, जी बाबा। ये चित्तौड़गढ़ हार गए और जीता कौन? तो कुशवाहा समाज। कुछ बात। इसका सीधा मतलब आप समझ सकती हैं कि राजपूत वर्सेस कुशवाहा हुँ, 2024 की लड़ाई में हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल क्या होगा कि जब आप जानती हैं कि साम दाम दंड भेद जो है, ये 5 नीतियां हैं जिससे किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। जी, लेकिन अगर ये पांचों फेल कर जाए तो आप क्या करेंगी? तो उसका अंतिम जो अस्त्र है वो है मैत्री। तो साम दाम दंड भेद के बाद जो मैत्री वाला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हुँ, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और खास करके भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनाया है। जी, पवन सिंह से डिफरेंसेस लाख रहे हों, लेकिन चूंकि चुनाव जीतना है, आने वाले 2025 के चुनाव में 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने और सरकार में शामिल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार-बार चिराग पासवान और अन्य लोग कहते हैं कि हमको संख्या नहीं, बल्कि क्वालिटी जो है वो उम्मीदवारों की बहुत जरूरी है हमारे लिए, और जी, क्वालिटी उम्मीदवारों को ला करके ही हम चुनाव जीत सकते हैं। पवन सिंह को जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, सारी डिफरेंसेस को भुला करके, हार को भुला करके, कि पवन सिंह के आने से फायदा मिलेगा, तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा ने यह स्वीकार कर लिया है कि पवन सिंह के को वो स्वीकार करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आपने शुरुआत में कही थी, हाँ आपने जी, कहा था कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अब तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिर्फ चर्चा हो रहा है। 5 तारीख को संभावना व्यक्त की जा रही है कि 5 तारीख को वो ज्वाइन कर सकते हैं। जी, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह करेंगे क्या? पवन सिंह के लिए संभावना क्या-क्या है और पवन सिंह को क्या उन संभावनाओं पर उपेंद्र कुशवाहा की ग्रीन सिग्नल है, हरी झंडी है? इस बात को ऐसे आप समझ सकती हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा हमने की। सबसे पहले तो ये कि जो 7 सीटें हारी औरंगाबाद, यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल जीती और यहाँ से कुशवाहा जीता। जी, जहानाबाद यादव जीते और यहाँ से चंद्रवंशी हारे थे। काराकट की बात करें तो यहाँ से भी सीट अदला-बदली हुई थी। आपको पता होगा कि हाँ यहाँ जी, हाँ जी, पहले भी ये सीट जो है वो जदयू के पास थी 2019 में, और जी, यहाँ से जीतने वाले भी कुशवाहा हैं, हारने वाले भी कुशवाहा हैं। कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए और दूसरे नंबर पे जो ये काराकट की सीट है, इसी को लेकर के सारा विवाद शुरू हुआ था। और इस सीट ने सासाराम भी प्रभावित कर दिया, जहानाबाद प्रभावित कर दिया, औरंगाबाद प्रभावित कर दिया, बक्सर और आरा की सीट को भी प्रभावित कर दिया, क्योंकि बक्सर और आरा में भी राजपूत निर्णायक भूमिका में है और उन्हें जी, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो पवन सिंह है, स्टार हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, जी, उनके साथ ज्यादती हुई है। उनके पक्ष में राजपूतों ने कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया। पाटलिपुत्रा भी आप हार गई जो लगातार जीतते आ रहे थे। बात जब हम आरा की करते हैं तो आरा की सीट पर कहा यह जा रहा है कि जी बाबा। नजर पवन सिंह की है इस पर, हालांकि नजर उपेंद्र कुशवाहा की भी है। उपेंद्र कुशवाहा की नजर इसलिए है कि हुँ, ये जगदीशपुर से सटा हुआ है और यहाँ कुशवाहा समाज का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। लेकिन चूंकि राजपूतों की संख्या यहाँ ज्यादा है, लगभग 35 से 40 हजार राजपूत हैं, इस सीट पर आपको पता होगा कि अमरिंदर प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 5 बार जीत चुके हैं और इस बार भी 2020 में जीत करके आए थे। जी, लेकिन चूंकि उम्र की बात है और हमने पहले ही खबर में आप बताया भी था कि 70 पार करने वाले जो विधायक हैं उनको इस बार विराम दिया जा सकता है। तो एक तो आरा की सीट है जिसमें राजपूत निर्णायक भूमिका में है, हालांकि यादवों की संख्या भी यहाँ 28,000 से 30,000 के बीच में है। जी, दलितों की बड़ी भूमिका है। तो चूंकि इसमें दो दलित और बड़े नेता एनडीए गठबंधन में है, चिराग पासवान, आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में ही उन्होंने परिवार यात्रा जो किया था जी, जी, जी उसमें बाबा। उन्होंने एक बड़ी सभा की थी आरा में, तो उनकी भी नजर आरा पर है। लेकिन पवन सिंह इस सीट पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि राजपूतों का ये गढ़ कहा जाता है और यहाँ से ऑलरेडी राजपूत जीत चुके हैं, इसलिए ये सीट उनके लिए मुफीद होती है।
अब देखना तो होगा कि 2000, 2005, 2010, 2020 और 2015 में इस सीट पर जिस तरह से 2015 में एक बार हारे थे, हारे कब थे? तो आपको पता होगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में राजद और जदयू एक साथ आई थी, कांग्रेस साथ में थी, तब ये सीट वहां से नवाज आलम जीते थे। कारण आप समझ ही सकती हैं कि कुर्मी, कुशवाहा, इसके अलावा यादव, जी दलित सभी मिल गए थे और सभी के मिलने का फायदा ये मिला था, कांग्रेस का कोर वोटर भी शामिल हुआ था, इसलिए ये सीट जो है भाजपा के हाथ से और एनडीए के हाथ से निकल गया था। जी बाबा। बाबा दूसरी आप यहाँ पर पावर स्टार जो है उनके स्टारडम की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि स्टारडम से तो वोट नहीं मिलते, उनकी पॉलिटिकल पकड़ कितनी मजबूत है? क्योंकि जिन भी सीट की आप बात कर रहे हैं वहां पर पहले से भी बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काफी काम किया है, तो उनकी पॉलिटिकल पकड़ बीजेपी को कितना फायदा देगी, क्योंकि वो तो अभी नए नए हैं। देखिए, जहां तक आप पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, आपको याद है हाँ जी। अमिताभ बच्चन एक बार बहुगुणा को हरा दिए थे। अमिताभ बच्चन का जो बहुगुणा कभी हारने वाले नहीं थे, हाँ उस जी। बहुगुणा को हरा करके अमिताभ बच्चन ने लोकसभा में प्रवेश किया था। हाँ जी, तो देखिए मतलब बाबा स्टारडम मायने रखता है। नहीं, स्टारडम में देखिए, स्टारडम में होता क्या है ना कि जी। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो पॉलिटिकली कितना करेक्ट होगा, हाँ लेकिन जी। लोग जी अपने जिसको भी अपना आराध्य मानते हैं, जिसको भी अपना आइकॉन मानते हैं, उसके बिल्कुल। प्रति लोगों का रुझान होता है। जी आपने देखा होगा कई बाबा हैं, संत हैं, जो जीत करके चुनाव चले आते हैं। जी। जी तो बिल्कुल। इसके पीछे का कारण है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये आदमी जो रियल लाइफ में है, वो रियल लाइफ में भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार नेता का रोल किया, कई बार इंस्पेक्टर का रोल किया, कई बार किसी रोल में आए, और जी उस जी रोल में बिल्कुल। आने के बाद लोग समझने लगते हैं कि ये अगर ये रोल कर रहा है तो ये वास्तव में ऐसा अपने व्यवहारिक जीवन में भी कर सकता है। जी हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप जानते हैं कि परिवर्तन बहुत बड़ा चीज है, लेकिन यहाँ पर अगर आरा की बात करें तो यहाँ से संजय टाइगर, जो कि भाजपा के बहुत वरिष्ठ और पुराने नेता हैं, काफी मजबूत नेता कहे जाते हैं, पार्टी के जी प्रवक्ता भी बिल्कुल। रहे हैं, बिल्कुल। विधायक भी रहे हैं, वो यहाँ से दावेदार है। लेकिन इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से जी आरएलएम भी चुनाव लड़ना चाहती है। एक सीट काराकट है, इसको भी राजपूत डोमिनेटिंग सीट कहा जाता है। जी हालांकि यहाँ कुशवाहा का भी अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पर 36 से 38 हजार के आसपास राजपूत हैं, तो वहीं यादवों की संख्या भी 29-30 हजार के आसपास है, और कोयरी कुर्मी जो है वहां 25 से 27 हजार है। यही कारण है कि इस सीट पर काराकट पर आपने देखा होगा कि हमेशा डोमिनेट करता है कुशवाहा समाज। और अगर जी। इसमें सोने में सुहागा तब हो जाएगा जब यहाँ पवन सिंह आ जाते हैं, उपेंद्र हाँ जी। कुशवाहा का इसमें साथ मिल जाता है, और सब मिला करके देखा जाए तो काराकट में लोकसभा चुनाव में लगभग 2,74,000 के आसपास वोट लेकर के सेकंड स्थान पर आए थे पवन सिंह। तो जी इसका भी एक बिल्कुल। इम्पैक्ट है। हालांकि यहाँ सीपीआईएमएल जीती थी, लेकिन सीपीआईएमएल के जीतने के बाद वहां के लोगों में एक गुस्सा जो है, नाराजगी जो है, राजा राम सिंह जो है उनके हाँ जी। वर्तमान सांसद, उनके जी प्रति है। तो इसको भी भुनाने की कोशिश की जा सकती है। जी। इसके अलावा एक सीट जो है वो बड़हरा की है। जी बड़हरा की बाबा, सीट ये जो बड़हरा सीट है, जी ये मतलब सुनने में आ रहा है कि ये पवन सिंह की पहली पसंद है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। निश्चित रूप से बड़हरा उनकी पसंद होगी, क्यों नहीं होगी। यहाँ भी आप देख लीजिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से जीतते आ रहे हैं और 5-6 बार से वो लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं। जी 2020 में, 1995 में, 2005 में, 2010 में, ये जीतते आए हैं। और यहाँ भी राजपूतों की जो संख्या है वो लगभग, मैंने मान के चलिए कि 14-15% है, जो कि एक विन विन कंडीशन का एक अच्छा खासा आंकड़ा है। यादवों जी की संख्या यहाँ भी अच्छी खासी है, 16 से 18% यादव है, लेकिन कोयरी और कुर्मी यहाँ पर 10 से 12% है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजपूतों के साथ कोयरी कुर्मी का एक गठजोड़ बन जाता है। नीतीश कुमार बिल्कुल। उसी खेमे में है और उपेंद्र कुशवाहा भी है। यहाँ के राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनकी भी उम्र हो गई है 73 साल। यानी बिल्कुल। इस सीट को भी स्टेक पे रखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को दे सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सकती है और अपने हाँ विधायक जी। को भी सेक्रीफाइस कर सकती है। जी लेकिन सबसे बड़ा पेच जो इसमें फंसा हुआ है वो ये है कि क्या पवन सिंह जो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए हैं, तो उसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या जी पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं
तो उन बातों का क्या होगा? हालांकि राजनीति में ये सब चीजें देखी नहीं जाती है कि कौन क्या रहा, कब कौन दोस्त रहा, कौन दुश्मन रहा। दोस्त और बिल्कुल, दुश्मन बदलने का कोई समय सीमा नहीं होता है और न उसके बिल्कुल, जो लिए कभी कोई दोस्त होते हैं नियम वो पता कानून है। नहीं कब दुश्मन बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पवन सिंह और बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे कि बिल्कुल, 2024 में जो आदमी आपको 7-7 सीटें हरवा देता हो, जिसके कारण हार जाते हो, उसे हाँ ला जी, करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो 2 बातें होती हैं। एक तो होता है कि जिस प्लेयर के नहीं रहने से मैच आप हार जाते हैं, तो जी, आपके दिमाग में होता है कि उसको अगले मैच में खिलाया जाए। तो बिल्कुल, पवन सिंह वैसे ही खिलाड़ी हैं। अब रहा सवाल कि उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका क्या होगी? एक सवाल ये भी लोगों के ज़हन में है, कई लोगों ने इसके बाद हमसे भी सवाल पूछा है, जी बाबा, फ़ोन बिल्कुल, किया है कि क्या पवन सिंह को डोनेट करेगी? यानी पवन सिंह को डोनेट करने का मतलब है कि क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के सिंबल सिलेंडर लेकर के इस बार मैदान में उतरेंगे? जी, देखिए, अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं, जिसको होना बाकी है। जी, अभी बिल्कुल, तो सीट शेयरिंग का समझौता पब्लिक डोमेन में बाकी नहीं है आया अभी। है। ये सारी चीजें देखने के बाद तय होगा कि पवन सिंह का रोल क्या होगा और उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। गेम जी, क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, ये सबको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा अंतिम समय में फैसला लेते हैं। हाँ जी। असली कहानी अभी आनी बाकी है। उपेंद्र बाबा कुशवाहा, जी, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह से मुलाकात के बाद पवन सिंह का एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो तो देखने को मिला। जी, लेकिन लेकिन उपेंद्र कुशवाहा थोड़े नाखुश नज़र आ रहे हैं अभी। देखिए, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हारे हैं तो उनकी नाराजगी तो थी ही, नाराजगी उनकी कई बार छलकी है। जी, लेकिन आप समझ रहे हैं ना मैंने जो कहा हाँ जी, हाँ कि जी, अगर पानी में आप डूबने लगें तो आपको किसी भी चीज का तिनके का सहारा भी काफी जी, होता है। जी, पवन सिंह ऐसा ही तिनके का सहारा है जिसको लेकर के बार बार उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उनके आने से फायदा होगा। कितना फायदा होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता जी, चलेगा। बिल्कुल। बाबा एक आखिरी सवाल, बीजेपी उन्हें सिर्फ प्रत्याशी बनाएगी या स्टार प्रचारक भी बना सकती है, देखिए, पवन सिंह को? पवन सिंह जो 22 सीटें हैं उसको लेकर के सबसे बड़ा स्टार प्रचारक तो आपको नजर आया होगा कि चिराग पासवान है। जी, अपने आप में ही जहां वो जाते हैं वहां अच्छी खासी भीड़ जुटती है और उसको वोट में भी कन्वर्ट कराते हैं। जी, तो ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान को पवन सिंह का साथ में भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा और निश्चित रूप से ही फायदेमंद तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। जो गलतियां हुई हैं उसे सुधार लिया जाए तो निश्चित रूप से क्षम्य होता है। पवन सिंह का दोबारा बीजेपी में वापसी चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम मानी जा रही है। उनकी नजर शाहबाद क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों पर है, जैसे बाबा ने बताया, बरारा, आरा और काराकाट। जातीय समीकरण और उनका स्टारडम उन्हें मजबूत उम्मीदवार बना सकता है। बीजेपी उन्हें सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं बल्कि स्टार प्रचारक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती है ताकि पूरे बिहार में माहौल बनाया जा सके। पवन सिंह की वापसी से शाहबाद और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन आखिरी फैसला यहाँ हमेशा जनता की ही होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी जानकारी साझा की। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। उससे पहले अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386